नमस्कार, फेसबुक के लाइव में, जेबी न्यूज़ के यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत अहम बात करने के लिए आपको जी हाँ, एक सबसे बड़ी कोरोना कहीं न कहीं अभी भी हमारे ज़हन में बना हुआ है, कहीं हमारी वैल्यू भी है। इसलिए एक समस्या ये भी आ रही है, इन्फेक्शन की वजह से फंगल इन्फेक्शन है। फंगल बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लगातार सुनते हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ लाइव। आइए आप सबका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ इस वक्त लाइव यहाँ पर मौजूद है ENT डॉक्टर ब्रिजेन शुक्ला। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार JNT के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी सर। जी ब्रिजेन जी। जी सर, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ी बीमारी जो सामने निकल कर आ रही है वो है फंगस इन्फेक्शन। तो सबसे पहले मैं ब्रिजेन जी आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जो ये फंगल इन्फेक्शन है ये क्या है, क्यों है और किस तरीके से ये व्यापक रूप से फैल रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी अनुराग जी, ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। पहले इसका नाम हम लोग जाइकोमाइकोसिस भी कहते थे, जैसे, और एक इसका नाम ब्लैक फंगस भी है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से मौजूद है। म्यूकर माइसिटीज नाम की फंगस के सामान्यतः वातावरण में मौजूद रहते हैं। वो हमारे सबके आसपास हैं। आपके अब अगर अभी की भी बात करें तो हमारी आपकी नेजल कैविटीज के अंदर वो मौजूद होंगे, लेकिन सामान्यतः वो हमारे शरीर में या कहीं भी ग्रो नहीं करते हैं जब तक उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर ना मिले। अगर उनको उनका मनपसंद वातावरण मिल जाता है फंगल स्पोर्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, कैंसर के और एड्स के पेशेंट, जहाँ पे उनको उनके मुताबिक माहौल मिला वहीं पे वो ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो कोरोना के मरीजों में ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट रहती है, उसमें भी अगर पेशेंट डायबिटीज का है या पेशेंट के ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसी स्थिति में वही फंगल स्पोर्स नाक के अंदर और ऑर्बिटल कैविटी में और कभी कभी फेफड़ों में, आसपास साइनसेस में आसपास वो ग्रो करने लगते हैं। और वो अपनी ग्रोथ से जो आसपास के मसल्स हैं, नसें हैं, न्यूरॉन्स हैं, वेन्स है, आर्टरी है, उन सबको डैमेज करते हैं। अल्टीमेटली वेसल्स में थ्रोम्बोसिस पैदा करते हैं, आसपास की चीजों को एकदम जमा देते हैं, डेड कर देते हैं चीजों को। इसकी वजह से हमारे नाक में ब्लॉकेज लगता है, जुकाम की फीलिंग लगती है, नाक और आँख के आसपास स्वेलिंग लगती है, तालू पे या नाक के ऊपर ब्रिज में कालापन नजर आता है और हेडेक लगता है। एक तरफ का हेडेक कॉमन बहुत होता है, आंखों में स्वेलिंग आने लगती है। इसी प्रकार के कुछ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि वो फंगल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। देखिए सर, जिस तरीके से ये जो फंगल इन्फेक्शन है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको रोकथाम करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, अगर कोरोना के मरीजों में हम ध्यान रखें कि ब्लड शुगर ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर डायबिटीज पेशेंट है तो उसमें इंसुलिन के द्वारा या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो डायबिटीज की दवाइयां दी जाती हैं उनसे हम शुगर कंट्रोल में रखें। हम अगर स्थिति भी है तो एक लिमिटेड स्तर पे स्टेरॉइड को यूज करें, उसका अनलिमिटेड यूज ना करें स्टेरॉइड का। तो अगर हम शुगर को कंट्रोल रखते हैं और उसके अलावा अगर हम नाक के अंदर की सफाई रखते हैं, हम मरीजों को, कोरोना के मरीजों को या कोविड से निजात पाने के बाद भी अगर नाक के अंदर की हम धुलाई और सफाई रखें नेजल वॉश के द्वारा, बेटाडीन सोल्यूशन के इरिगेशन के द्वारा,
तो हम काफी कुछ इस फंगस से कंट्रोल कर सकते हैं मरीजों को, लेकिन उसके लिए हमें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल और हाइजीन पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सर ये जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको ये फंगल इन्फेक्शन जो है परेशान कर रहा है, या फिर देखा जाए जो आम लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं शुगर लेवल की बात आपने की, जो आम इंसान है उनको भी ये कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है? देखिए, मैंने बताया ना, ये म्यूकरमाइकोसिस पहले से मौजूद है, लेकिन ये काफी रेयर डिजीज है, बहुत कॉमन नहीं हम्म। थी। लेकिन जब से ये जब से कोरोना का इन्फेक्शन आया है, कोरोना के इन्फेक्शन में ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, और उसमें भी विशेषकर अगर मरीज डायबिटिक है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, और उसके साथ भी हम स्टेरॉइड भी यूज कर रहे हैं, और स्टेरॉइड भी काफी ज्यादा मात्रा में जुडिशियस यूज कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है इस फंगल इन्फेक्शन होने का चांस जो है वो कई गुना बढ़ गया है। जो अमूमन हम लोग साल में 1 या 2 मरीज म्यूकरमाइकोसिस का देखते थे, अब इस समय स्थिति ये है कि हम महीने में 5 से 6 पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस के देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए हैं इस समय कोरोना की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, जी कोरोना की जो बात हम कर रहे हैं, तो बात यहाँ पे एक अहम होती है वैक्सीनेशन को लेके। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेके भी बहुत ही बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वैक्सीन लोगों को लग रही है। मौजूदा जो ये फंगल इन्फेक्शन जो है, ये क्या इफेक्ट डाल सकता है जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, या वैक्सीन लेने वाले हैं, या फर्स्ट शॉट जिन्होंने ले चुके हैं? नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन का तो जो सीधा संपर्क होता है वो कोरोना के हम्म। इन्फेक्शन से है। जो लोग हम्म। वैक्सीन ले चुके हैं, 1 वैक्सीन ले चुके हैं या 2 वैक्सीन ले चुके हैं, उनमें कोरोना होने का चांस कम होता है। अगर कोरोना होता भी है तो वो हल्का-फुल्का होता है, वो सीरियस नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करता है, और एक घातक नहीं होता है कोरोना का इन्फेक्शन। तो ऐसी स्थिति में अगर मरीज डायबिटिक नहीं है, शुगर कंट्रोल में है, तो अगर उसको कोरोना का इन्फेक्शन होता भी है वैक्सीनेटेड लोगों को, तो वो फंगल इन्फेक्शन अमूमन ना के बराबर या बहुत रेयर ही हो सकता है उन लोगों में। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के कंट्रोल के लिए। हम लोगों को खासकर मतलब जो है जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को तो जैसे ही मौका मिले तुरंत वैक्सीनेशन 1 या 2 वैक्सीन के द्वारा जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ताकि इस बीमारी कोरोना से भी और फंगल इन्फेक्शन से भी बच सकेंगे। अच्छा सर, वैक्सीनेशन की जब बात आती है तो बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में पहले से मौजूद थी कि वैक्सीन को लगाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ा सा डाउन होता है। उसको लेकर भी लोग परेशान थे कि हमने केसेस ये भी देखे हैं कि दोनों डोज ले चुके हैं वैक्सीनेशन की, यानी अपना डोज का कंप्लीट कर चुके हैं, बावजूद के उन कोरोना हो रहा है। ऐसे में क्या आप हिदायत देंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि वैक्सीनेशन लेने के बाद तुरंत हमारी इम्यूनिटी उतनी नहीं बढ़ती है कि बीमारी को कंट्रोल कर सके। शुरुआती स्टेज में खासकर 1 हफ्ता या 10 दिन इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, तो उसमें तो हमको प्रिवेंशन रख के चलना है और इन्फेक्शन से बच के चलना पड़ेगा। और उसके अलावा जब हमारी इम्यूनिटी अगर बन जाती है, ठीक से हो जाती है, तो उसके बाद अगर बीमारी होती भी है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के द्वारा हम इन्फेक्शन होने से रोक लेंगे। लेकिन अगर इन्फेक्शन होगा भी तो वो बहुत ही माइल्ड या मॉडरेट होगा, सीरियस नहीं होगा इन्फेक्शन, और उससे खासकर जो है जान जाने का खतरा ना के बराबर रहेगा। अच्छा सर, लेकिन जिस तरीके से जी लेकिन जिस तरीके से हम अस्पतालों में देख रहे हैं, एक सबसे अहम बात है कि जब आपने शुरुआत की थी तो आपने एस्टेरॉइड की बात की थी। तो सीवियर जो इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज किया जाता है, वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है मरीज, तो वहां पर एस्टेरॉइड की इस्तेमाल की बात की जा रही है लगातार। तो आपको क्या लगता है कि जो एस्टेरॉइड दिया जा रहा है ये कितना है, या फिर कितना जो मरीज है? देखिए, स्टेरॉइड कोरोना के मरीजों में एक लाइफ सेवियर ड्रग के रूप में सामने आया है। कोरोना के मरीजों में खासकर जब इन्फेक्शन फेफड़ों के तक के स्तर पे फैल जाता है, इन्फ्लेमेशन ब्लड वेसल्स में और फेफड़ों के एल्विलाई में होता है, तो इस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए स्टेरॉइड बहुत ज़रूरी एक लाइफ सेवियर मेडिसिन के तौर पे काम करता है, जो कि काफ़ी मतलब हाई डोज़ेज में भी देना पड़ जाता है।
ऑलरेडी कोरोना में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। स्टेरॉइड ब्लड शुगर को बढ़ाता है और बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। तो ऐसे में स्टेरॉइड से बहुत सारे इन्फेक्शन के होने का डर बढ़ जाता है। तो हमें कहीं न कहीं बैलेंस रखना है। हमें स्टेरॉइड भी देना है, लेकिन एक कंट्रोल्ड डोजेज में देना है, ताकि दूसरे इन्फेक्शन का खतरा भी ना बढ़े, बॉडी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा लो ना हो और दूसरी बीमारियाँ ना हो। इस कोरोना को रोकने के साथ-साथ हम बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें स्टेरॉइड देने के दौरान, ताकि स्टेरॉइड से हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट पे दबाव बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ता है। उसके अलावा इम्यूनिटी कम होने के साथ-साथ बॉडी में बोन्स में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है स्टेरॉइड के द्वारा। तो इन सारे जो एडवर्स इफेक्ट है स्टेरॉइड का, इनको भी हमको ध्यान रखना पड़ता है इलाज कोरोना में देने के साथ-साथ। अच्छा सर, बात कोरोना की कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि अभी मौसम में बदलाव जैसे हो रहा है धीरे-धीरे, तो सर्दी बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है और उसमें भी देखा जाए तो कुछ जगहों पे मलेरिया भी चल रहा है। साथ ही साथ कैसे मतलब कोरिलेट कर सकते हैं कोरोना के साथ इनको और कैसे बचाव किया जा सकता है? हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये एक नॉर्मल फ्लू है या फिर एक कोरोना है? देखिए, बुखार होने के साथ-साथ जैसे और भी लक्षण हैं। अगर बुखार होने के साथ-साथ हमको बदन दर्द लग रहा है, जुकाम लग रहा है, खाँसी लग रही है, साँस में दिक्कत लग रही है, तो कहीं न कहीं हमको चूँकि इस समय ये महामारी और पैंडेमिक का काल चल रहा है, तो सबसे पहला जो हमारा शक है वो तो कोरोना पे ही जाता है और कहीं न कहीं हमको तुरंत कोविड की आरटी-पीसीआर जाँच करा के ये देखना चाहिए कि कोरोना है कि नहीं है। क्योंकि बाकी और बीमारियों को देखते हुए कोरोना बीमारी ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले हमको उसको रूल आउट करना है। इसके अलावा जैसे और दूसरे सिम्पटम्स हैं, मलेरिया के अपने सिम्पटम्स होते हैं कि हर दूसरे दिन बुखार चढ़ना, बीच में नॉर्मल रहना। उसके अलावा बहुत हाई ग्रेड बुखार होता है, जाड़ा देखिए ककड़ियों के साथ आता है। टाइफाइड के बुखार के अपने सिम्पटम्स होते हैं। तो सभी के अलग-अलग सिम्पटम्स हैं और ख़ासकर हमें जो कोरोना को समय से पहचानना है कि खाँसी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, हाथ-पैरों का टूटना और एक नींद सी बनी रहना, मरीज़ का गफ़लत में रहना और बुखार के साथ-साथ और साँस लेने में जो दिक्कतें हैं, ये कोरोना के लिए स्पेसिफिक होती हैं। और इस समय तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर बुखार आ रहा है, तो पहला शक कोरोना पे करके उसकी जाँच ज़रूर कराएँ। अच्छा सर, एक चलते-चलते एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे ऑक्सीजन को लेके। जिस तरीके से ऑक्सीजन लेवल की बात की जा रही है, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, लोग परेशान रहे। किस टाइम पर मतलब देखते हैं कि कई लोग घर पर भी इलाज करवा रहे हैं, होम आइसोलेशन में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से आप एक सजेशन देना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि कब उन्हें हॉस्पिटल पहुँचना है और अगर घर पर इलाज कर रहे हैं तो किन मानकों का खास ध्यान रखना है? देखिए अनुराग जी, कोरोना के मरीजों में ज़्यादातर मरीज 90 से 95% मरीज ऐसे होते हैं जो घर पर ही ठीक हो जाते हैं, जिन्हें कुछ विशेष दिक्कतें नहीं आती हैं, बस थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, बुखार वगैरह बना रहता है और उनकी ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती भी है, तो बहुत ही मामूली सी कमी देखी जाती है। तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है, एक नॉर्मल सैचुरेशन लेवल 95% के ऊपर 96, 97, 98 तक रहता है। लेकिन अगर यही सैचुरेशन लेवल 95 के नीचे जाता है, तो कहीं न कहीं वो हमको कोरोना के लिए इंडिकेट करता है। 95 से अगर वो जाने लगता है 94, 93 की तरफ अगर जाता है, तो कहीं न कहीं हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर मरीज़ घर में रह के इलाज करा रहा है, तो वो ऑक्सीजन का सहारा कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए ले सकता है। लेकिन अगर विदाउट ऑक्सीजन उसका सैचुरेशन लेवल 90 के नीचे जाने लगता है, 90-85 के नीचे लेवल जाता है, तो ऐसे में उसको तुरंत ध्यान रखना चाहिए कि वो घर में इलाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीजों को तुरंत के तुरंत हॉस्पिटलाइज़ करके एक एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट के सुपरविज़न में ही हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। तो उस मरीज को घर पे नहीं रखना चाहिए। जब तक 90% तक है, जब तक तो ठीक है। 90% एक कट ऑफ लिमिट माननी चाहिए कि इसके नीचे अगर सैचुरेशन जा रहा है विदाउट ऑक्सीजन, तो आपको हॉस्पिटलाइज़ कराना ही कराना है। फिर वो घर में होम आइसोलेशन नहीं हो सकता। होम आइसोलेशन ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ अगर आप दे रहे हैं, 90 के ऊपर तक है, 90 के ऊपर जी। 93, 94, 95
बस बहुत वहां तक ठीक है एक्चुअली। ऑक्सीजन हमेशा आपके लिए एक थोड़ी बहुत देर का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर कई दिन तक सैचुरेशन नीचे जा रहा है, कई दिन तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में तुरंत फिर आप ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होके ही इलाज कराएं तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, बहुत सही सलाह आपने दी है हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब ब्रिजेश जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक़्त देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ईएनटी सर्जन डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला जी, जिन्होंने आपको फंगस से रिलेटेड, एस्टेरॉइड से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत सारी उम्दा जानकारियाँ दी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियाँ जो आपके साथ साझा की हैं डॉक्टर साहब ने, वो आपके जीवन को सुचारू रूप से रखने के लिए एक सही दिशा आपको दे सकेगा और आपको भ्रांतियाँ जो आपके मन में हैं, उनको दूर रख सकेगा। फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस खास वीडियो में इतना ही। यूट्यूब के लाइव सेशन में लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी जुड़े रहिए जेएमडी न्यूज़ के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही अहम जानकारियाँ यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल आज के इस यूट्यूब लाइव सेशन में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।